शिखा बहुत प्यारी और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। अपने मम्मी पापा की लाडली। उसके मम्मी पापा उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। एक दिन शिखा के मम्मी पापा को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था, तो वो शिखा को उसके नाना नानी के पास छोड़ने जाते हैं। माँ, मुझे और आपके दामाद को ज़रूरी काम से 2-4 दिन के लिए देहरादून जाना पड़ेगा। वहाँ हम शिखा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारे वापस आने तक शिखा का ध्यान रखना। और शिखा, हमारे वापस आने तक अच्छे से रहना। नाना नानी और मामा मामी को परेशान मत करना। उनकी सारी बात मानना। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, आप और पापा जल्दी आना और मेरे लिए खूब सारे खिलौने लाना। ओके बेटा, बाय। इस तरह शिखा के मम्मी पापा शिखा को बाय कहकर चले जाते हैं। अगले दिन खबर आती है कि जिस विमान में शिखा के मम्मी पापा थे वो क्रैश हो गया है। उसमें बैठे सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई है। शिखा को जब इसके बारे में पता चलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रो मत मेरी बच्ची, अभी तेरे नाना नानी है ना। तेरे मम्मी पापा भगवान के घर गए हैं। तू जब रात में आसमान में देखेगी तो वो तुझे तारों के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि अब वो स्टार बन गए हैं। धीरे धीरे शिखा सामान्य जीवन जीना शुरू कर देती है। वो अपने नाना नानी और मामा मामी के प्यार में अपने माता पिता को कम याद करने लगी। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। शिखा के नाना नानी भी अपनी बीमारी और उम्र के चलते स्वर्गवासी हो जाते हैं। शिखा बड़ी हो चुकी होती है। शिखा के मामा उसे खूब लाड प्यार करते हैं, लेकिन उसकी मामी बहुत ही निर्दयी और चालाक थी। वो शिखा के मामा के दफ्तर जाते ही उस पर जुल्म किया करती थी। तेरे मामा तो चले जाते हैं दफ्तर और तुझे मेरी छाती पर छोड़ जाते हैं। कोई काम धाम तो तू करती नहीं, बस सारा टाइम ठूसती रहती है, खाती रहती है। शिखा की मामी उसे आते जाते खरी खोटी सुनाती। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बहुत मारती। एक दिन शिखा पोछा लगा रही थी तो थोड़ा पानी फर्श पर रह जाता है और शिखा की मामी फिसलकर गिर जाती है, तो वह शिखा को इसके लिए बहुत मारती है। तभी शिखा के मामा ये सब देख लेते हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? इसे मार ही डालोगी क्या? इस बिन माँ बाप की बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चुप रहो जी, तुम्हारे ही कारण ये बिगड़ती जा रही है। अपने माँ बाप को इसने मार डाला, तुम्हारे माँ बाप को भी इसने नहीं छोड़ा। अब ये मुझे मारने पर तुली है। देखो फर्श पर कितना पानी डाला हुआ है। पैर फिसल कर गिर गई, मुझे चोट आई है। वो तो टाइम रहते मैं संभल गई, नहीं तो मेरा भी हो जाता। राम नाम सत्य। जीजी और जीजाजी हादसे का शिकार हुए और माँ बाबूजी अपनी उम्र और बीमारी के कारण स्वर्गवासी हुए हैं, और तुम जरा देख कर चलती तो तुम नहीं फिसलती। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और आइंदा तुम शिखा को नहीं मारोगी, उस पर हाथ नहीं उठाओगी। मामी मन ही मन कहती है, ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगी, पर और भी तरीके हैं मेरे पास इसको सबक सिखाने के। देख लूंगी इसे। एक दिन शिखा के मामा को रात की शिफ्ट करनी पड़ी, तो उन्होंने शिखा की मामी से बोला, देखो, मुझे आज रात नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। तुम अपना और शिखा का ध्यान रखना। शिखा के मामा शाम को जल्दी चले जाते हैं। शिखा और उसकी मामी अकेले रह जाते हैं। रात के खाने का वक्त था। शिखा की मामी ने उससे बदला लेने की सोची और खुद खाना खाकर बैठ जाती है और शिखा को खाना नहीं देती। शिखा को बहुत भूख लगती है। उसने शिखा को बिना पूछे कोई भी काम करने से सख्त मना किया हुआ था, इसलिए वो मामी से खाना मांगती है। मामी जी, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। नहीं है खाना, खत्म हो गया। मुझे पता है मामी, खाना रखा है। हाँ रखा है, पर मैं तुझे नहीं दूंगी।
तूने अपने मामा से डांट पड़वाई थी ना, इसलिए तू अब भूखी रहे, ऐसे ही सो जा। शिखा बेचारी रोती रोती रसोई में आती है। खाना ना सही, पानी पीकर ही सो जाती हूँ। शिखा पानी पीने के लिए गिलास लेती है, पर उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। रसोई में शोर सुनकर उसकी मामी आती है और वो बुरी तरह से झल्ला जाती है और शिखा को घर से निकाल देती है। जा निकल मेरे घर से, नाक में दम कर रखा है। सारी रात घर के बाहर रहेगी तो तुझे पता चलेगा। मुझे मत निकालो मामी, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे बाहर रात में डर लगता है। मामी उसकी एक नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। शिखा दरवाजे पर बैठी बैठी आसमान के तारों को निहारती है, मानो वो अपने माता पिता को उनमें ढूंढ रही हो। वो ऊपर तारों को देखकर कहती है, मम्मी पापा, आप लोगों ने देखा ना, मामी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, मुझे भी अपने पास बुला लो ना पापा। तभी शिखा को आकाश से एक आवाज सुनाई देती है, शिखा रो मत मेरी बच्ची, तू तो बहुत बहादुर है, सारी तकलीफों का डटकर मुकाबला करने वाली, फिर क्यों डरती है और क्यों तू रोती है? तू अपने घर जा और तुझे वहां तेरी माँ के सामान में कंगन मिलेंगे। वे कंगन जादुई हैं, जब तू उन्हें पहनेगी तो तेरे हाथों में ताकत और चीजों को सोने में बदलने की शक्ति आ जाएगी। फिर तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं और दीन दुखी लोगों की सेवा भी कर सकेगी। शिखा रात में ही अपने घर जाती है और अपनी माँ के सामान से वो कंगन निकालती है और उन्हें पहनकर वापस अपने मामा के घर के बाहर आकर बैठ जाती है। सुबह हो चुकी होती है और शिखा के मामा के दफ्तर से आने का टाइम हो चुका था, इसलिए उसकी मामी उसे अंदर बुला लेती है। घर का कामकाज करने के लिए वो बोलती है। तभी शिखा कहती है, मुझे भूख लगी है मामी, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर काम करूंगी। उसकी मामी उसे डांटना शुरू कर देती है, सारी रात घर के बाहर रहकर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई, रुक तुझे अभी बताती हूँ। तभी उसकी मामी डंडा लेकर उसे मारने आती है और तभी शिखा एक झटके से डंडा रोक लेती है और गरज कर कहती है, बस करो मामी, अब मैं आपकी और मार नहीं सहूंगी और डांट नहीं खाऊंगी। आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार किया, पर अब और मैं ऐसा नहीं सहूंगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। शिखा के मामा तब तक आ चुके होते हैं और सारी बात उन्होंने सुन ली थी। वे शिखा को घर ना छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, पर शिखा नहीं रुकती। शिखा अब अपने मामा पापी का घर छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर आ जाती है और उन जादुई कंगन से मन में सोचकर जिस भी वस्तु को छूती वो सोने की बन जाती। इस तरह से वो अनाथ, गरीब और बच्चों की मदद करती, दीन दुखी लोगों की सेवा करती और जहाँ भी किसी पर अत्याचार होता तो वो उन जादुई कंगन से अपने हाथों की ताकत बढ़ाकर उनकी रक्षा करती। अब शिखा लोगों की सेवा और सहायता करते हुए सुकून से अपना जीवन बिताने लगी। दीनू नाम का एक बढ़ई सज्जनपुर नाम के गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। दीनू बहुत सुंदर फर्नीचर का काम किया करता था। दीनू, तुम्हारे जैसा बढ़ई पूरे सज्जनपुर में नहीं है, तुम्हारे चर्चे तो दूसरे गांव में भी होते हैं। ये तो सब उस प्रभु की कृपा है साहब। वैसे आपने जो स्टूल बनाने के लिए बोला था वो तैयार है, ये लो। इस तरह दीनू का गुजारा बड़े अच्छे से चलता है। दीनू की पत्नी वीना अक्सर बीमार रहती थी। वो अधिकतर बिस्तर में ही पड़ी रहती थी।
और ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे। दीनू को उसकी बड़ी चिंता होती थी। हे भगवान, मुझसे मेरी पत्नी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। कैसे भी मेरी पत्नी को ठीक कर दो भगवान। दीनू हर रोज़ अपनी पत्नी के लिए खाना बनाकर और घर के सभी काम निपटाकर दुकान पर चला जाता है। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो एक साधु कुछ लकड़ियां लेकर उसकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं कुछ लकड़ियाँ लाया हूँ, क्या तुम इनसे मेरे लिए एक कुर्सी बना दोगे? बाबा, ये तो बहुत ही कम लकड़ियाँ हैं कुर्सी बनाने के लिए, इनसे कुर्सी नहीं बन पाएगी। बेटा, तुम एक बार प्रयास तो करो। दीनू साधु बाबा से बार बार कम लकड़ियों में कुर्सी ना बनाने की बात कहता है, लेकिन साधु बाबा के कई बार कहने पर उनका मन रखने के लिए वो उन्हें कुर्सी बनाने के लिए हाँ कर देता है। ठीक है बाबा, परेशान मत हो, मैं इनसे आपके लिए कुर्सी बना दूंगा। 2-4 दिन में आकर ले जाना, ठीक है? दीनू उन लकड़ियों से और अपने पास कुछ लकड़ियों से उन साधु बाबा के लिए कुर्सी बना देता है और उनके आने का इंतज़ार करता है। 2-4 दिन से 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो साधु बाबा नहीं आते। तो दीनू कुर्सी अपने घर ले जाता है। अरे, ये कुर्सी आप यहाँ क्यों ले आए? दीनू उसे सारी बात बताता है और कहता है, अब से तुम इस कुर्सी का इस्तेमाल करना, जब वो बाबा आएंगे तब उन्हें दे दूंगा। ये कहकर दीनू खाना खाने बैठ जाता है और वीना उस कुर्सी पर बैठ जाती है और बोलती है, ज़रा देखूं तो आपने कैसी कुर्सी बनाई है उन साधु बाबा के लिए। ये उनके लिए आरामदायक होगी भी या नहीं? दीनू वीना से पानी मांगता है और जैसे ही वीना उस कुर्सी से उठकर पानी लेने जाती है, वो खुद को एकदम से तरोताज़ा महसूस करती है, मानो एक नई ऊर्जा उसके शरीर में आ गई हो। वो दीनू से कहती है, मुझे ये कुर्सी थोड़ी अलग सी लगी। मतलब ये कि ये कुर्सी जादुई है। इस पर बैठते ही मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। यदि ऐसा है तो इसका परीक्षण करके देखते हैं। मेरी दुकान के पास में एक बूढ़े दादाजी सब्जियां लगाते हैं। वो बैसाखी के सहारे चलते हैं। मैं उन्हें इस पर बैठाकर देखता हूँ। अभी तुम मेरे लिए कुछ मीठा खाने को दे दो। अभी मीठा तो नहीं है घर में। मेरा तो आज मीठा खाने का बहुत मन था। ये कहते कहते दीनू कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसके सामने ढेरों मिठाइयाँ प्रकट हो जाती हैं। दीनू और वीना दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन दीनू उस कुर्सी को वापस दुकान पर लेकर जाता है और सब्जी बेचने वाले बूढ़े दादाजी को उस कुर्सी पर बैठाता है। वो दादाजी भी कुर्सी पर बैठते ही पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अब तो उस जादुई कुर्सी पर बैठते ही बीमारी से छुटकारा पाने वालों की भीड़ दीनू की दुकान पर लग जाती है और उसकी इस जादुई कुर्सी की खबर उसके दूर के मामा को लगती है। दीनू के मामा के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वो भी उस जादुई कुर्सी पर लोगों को बैठाकर उन्हें ठीक करके ढेरों रुपया कमाना चाहते थे। वो दीनू का हालचाल लेने के बहाने आते हैं। बेटा दीनू, कैसे हो? मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई कुर्सी है जो लोगों को ठीक कर देती है। ज़रा दिखाना तो, कैसी दिखती है वो जादुई कुर्सी? वो तो घर पर है मामा जी। क्या हुआ, आप कुशल तो हैं? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो बस ऐसे ही उस कुर्सी को देखने आया था। अच्छा, तो मैं चलता हूँ।
दीनू के मामा वहां से निकल जाते हैं और उसे बिना बताए उसके घर जाकर वीना को झूठ बोलते हैं कि दीनू ने उसे कुर्सी देने के लिए बोला है और उससे कुर्सी लेकर चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। वो दीनू की मामी को कुर्सी पर बैठने के लिए बोलते हैं। दीनू की मामी भी बहुत लालची थी, तो वो भी उसके मामा का साथ देती है और उस कुर्सी पर बैठकर अपनी उम्र कम करने के लिए कुर्सी से बोलती हैं। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठती हैं, वो उस कुर्सी से बंध जाती हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया? अजी, आप कोई दूसरी कुर्सी तो नहीं उठा लाए? मुझे छुड़ाओ इससे। दीनू के मामा घबरा जाते हैं और डर के मारे दीनू के पास भागकर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। दीनू उनके घर जाता है और देखता है कि उसकी मामी दर्द से करा रही है। दीनू अपनी मामी को कुर्सी से आज़ाद कराता है। फिर दीनू के मामा मामी दीनू से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दे बेटा, हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे पास कमाई का कोई साधन भी नहीं है, तो इस जादुई कुर्सी से हम पैसा कमाना चाहते थे। दीनू अपने मामा मामी को माफ़ कर देता है और कहता है, कोई बात नहीं मामा जी, मैं तो आपके बेटे की तरह हूँ ना, यूँ माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें। अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहना। दीनू, वीना और उसके मामा मामी अब साथ में रहने लगे। दीनू उस जादुई कुर्सी का प्रयोग निस्वार्थ भाव से सिर्फ बीमार लोगों की सेवा और ज़रूरतमंदों के लिए करता और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही उस कुर्सी से अपने लिए कुछ मांगता। जहाँ देखो कागज ही कागज। मैं तो ये कागज उठाते उठाते परेशान हो गई हूँ। ये घर है या कागज बनाने की फैक्ट्री? अरे क्या हुआ, ये तो रोज़ का ही काम है कि घर में इतने कागज़ होते हैं और तुम रोज़ सफाई करते करते यही बोलती हो। क्या हुआ भैया, आप लोग क्यों ऐसे बहस कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तेरी भाभी थोड़ी सी सफाई में थक गई। देख सलोनी, इतना काम मेरे बस की बात नहीं। ये सब काम अपने कमरे में किया कर और उस कमरे की सफाई भी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सलोनी एक सुशील लड़की थी जो लेखिका बनना चाहती थी। वो अक्सर कागजों पर कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसकी भाभी बहुत ही तीखे स्वभाव की थी। वो सलोनी से बहुत चिढ़ती थी, बस अपने पति के कारण चुप रहती थी। आज तो मैं ये कहानी पूरी कर लूंगी ताकि ये छपने के लिए दे दूं। ओहो, पेन तो खत्म हो गई। हे भगवान, क्या करूं, मेरी तो पेन ही खत्म हो जाती है। 4-5 पन्ने लिखे नहीं कि खत्म। कल ही पेन का नया सेट लेकर आती हूँ। अगले दिन सलोनी अपने भैया से पेन के लिए पैसे मांगने जाती हैं। भैया, मुझे पेन के लिए थोड़े पैसे दे दो। इस बार थोड़े महंगे और ज्यादा पेन लेकर आऊंगी ताकि जल्दी जल्दी खत्म ना हो। उसकी भाभी ये सारी बात सुन रही होती हैं और बोलती हैं, पैसे क्या पेट पर उगते हैं सलोनी? तुम्हारे भैया की कमाई इतनी है क्या जो तुम्हारे इतने महंगे पेनों के शौक पूरे कर सकें? कोई बात नहीं चांदनी, मेरी एक ही तो बहन है, इसके शौक मैं पूरे नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और अगर इसका लेखिका बनने का सपना है तो बनने दो, इसमें हर्ज ही क्या है। महेश सलोनी को पेन के लिए पैसे दे देता है और सलोनी खुशी खुशी पेन खरीदने के लिए जाती हैं। वहीं उसकी भाभी मुंह बनाकर रह जाती हैं। सलोनी बाजार पहुंचती है और स्टेशनरी शॉप वाले से बोलती हैं, भैया, मुझे अच्छी कंपनी के 50 पेन दे दो। अरे इतने पेन, क्या करेंगे आप इतने पेन का? मुझे कहानी लिखने का बहुत शौक है। मुझे लेखिका बनना है, उसके लिए बहुत लिखना होता है और उसके लिए तो बहुत सारे पेन चाहिए ना। ठीक है, ये लो। सलोनी पेन लेकर घर आ जाती है। घर पर उसकी भाभी सफाई कर रही होती है और सलोनी के भैया घर पर नहीं होते।
तब उसकी भाभी गुस्से से उससे कहती है, अरे ओ मैडम, कभी कुछ काम में भी हाथ बटा दिया कर, या बस ये कागज और पेन लेकर बैठ जाना है काम से बचने के लिए, काम चोर कहीं की। सलोनी को अपनी भाभी की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप हमेशा मुझसे ऐसे ही क्यों कहती हैं? आप भैया के सामने तो कभी कुछ नहीं कहती और उनके पीछे आप मुझसे इतना गंदा व्यवहार करती हैं। मैं हमेशा आपके इस व्यवहार को भैया से छुपाती हूँ। इस तरह से दोनों की बहस शुरू हो जाती है। पता नहीं भाभी को मुझसे क्या परेशानी है। कोई बात नहीं, जैसी भी है भाभी है। मुझे अपनी कहानी पूरी कर लेनी चाहिए अब। कुछ समय बाद सलोनी अपनी कहानी पूरी कर लेती है और उसे पब्लिश कराने के लिए जाती है। क्या बात है मैडम? मुझे अपनी कहानी छपवानी है। मुझे एक बहुत बड़ी लेखिका बनना है। ठीक है। सलोनी की कहानी की किताब छपकर आ जाती है। सब लोग उसकी लिखी कहानियां खूब पसंद करते हैं। धीरे धीरे सलोनी की पहचान एक लेखिका के तौर पर होनी शुरू हो गई थी। भैया, मैं एक लेखिका बन गई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। ये तो अभी शुरुआत है। अब मैं और बड़ी लेखिका बनूंगी, बहुत ही बड़ी। सलोनी की कामयाबी देख उसकी भाभी बहुत झल्ला जाती हैं और वो जब सलोनी घर पर नहीं होती तो उसके सारे पेन घर के बाहर कचरे में फेंक देती हैं। बड़ी फेमस हो रही है ना लेखिका जी। अब जब ये पेन ही ना होंगे तो कैसे लेखिका जी अपने लेख लिखेंगी? और आगे जो भी पेन लेकर आएगी वो भी ऐसे ही कचरे के डब्बे में जाएंगे। कुछ समय बाद सलोनी को एक महान व्यक्ति की कहानी लिखनी थी। चलो जल्दी से अपनी एक कहानी लिख लेती हूँ। अरे मेरी पेन, अरे यहाँ तो एक भी पेन नहीं है। भाभी, क्या आपने मेरे पेन देखे हैं? मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारे पेन, यहीं कहीं होंगे, देख लो। अपनी भाभी के हाव भाव देखकर उसे उन पर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और पेन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पेन कहीं नहीं मिलते। फिर वो और पेन खरीदने के लिए दुकान पर जाती हैं। तब वो देखती है कि सारे पेन कचरे के डब्बे में पड़े हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी भाभी ने ही सारे पेन कचरे में फेंके हैं। वो बहुत उदास हो जाती हैं और चलते चलते एक मंदिर के पास जाकर बैठ जाती हैं। बैठे बैठे उसे काफी देर हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, तो वो वहां से उठकर चलने लगती है। वहां देखती है कि एक बड़ा सुंदर और चमकदार पेन पड़ा हुआ था। वाह, कितना सुंदर पेन है, ये किसका हो सकता है? वो वहां सबसे पूछती है, पर सब मना कर देते हैं। वो पेन वहां किसी का नहीं था। ये तो यहाँ किसी का भी नहीं है। चलो इसे मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ। सलोनी पेन को घर ले आती है और वो अपनी भाभी के व्यवहार और अपनी कहानी ना लिख पाने के कारण दुखी थी और ये सोचते सोचती वो लेट जाती है कि कल से वो अपनी कहानी लिखना शुरू करेगी और सो जाती है। अगले दिन जब वो उठकर देखती है, कहानी लिखने के लिए बैठती है, तो सारे पन्ने लिखावट से भरे थे। जब वो उस लिखावट को पढ़ना शुरू करती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उन पन्नों पर वही कहानी लिखी थी जिसके बारे में उसने सोचा था। अरे ये तो मैंने रात सोचा था कि इस कहानी को सुबह लिखूंगी, पर मुझसे पहले इसे किसने लिख दिया? पास में वही पेन चमक रहा था जो वो कल मंदिर से लेकर आई थी। वो उसे गौर से देखती है और सोचती है, क्या इस पेन में? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला किसी की मदद के ये पेन कैसे चल सकता है? सलोनी ने कल से कुछ नहीं खाया था। वो पेन को हाथों में लिए लिए खाने के बारे में सोच रही थी कि तभी सामने मेज पर खाना आ जाता है। सलोनी फिर से हैरान थी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि ये पेन जादुई है। वो बहुत खुश होती है। अब वह विचार करती है कि उसकी कहानियों के संग्रह की एक किताब छपे और उसके सोचते ही वो पेन से लिखने बैठ जाती हैं। उस पेन से उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे मानो हवा में हों।
उसका कहानियों का संग्रह मानो जादू की तरह कुछ ही घंटों में तैयार हो जाता है। ये मेरा कहानियों का संग्रह पूरा हो गया। ये सब कुछ होते उसकी भाभी ने देख लिया था। उसने फिर से उससे बदला लेने की सोची। जब सलोनी अपनी कहानियों का संग्रह पब्लिश कराने गई, तब उसकी भाभी उस पेन को चुराने के लिए जाती हैं, लेकिन उसे बहुत जोर का झटका लगता है। जैसे ही वो उस पेन को हाथ लगाती है, वो उस पेन को बार बार हाथ लगाने का प्रयास करती है, लेकिन उसे जैसे किसी सांप ने काट लिया हो, इस तरह से बार बार झटका लगता है। उसकी भाभी की हालत खराब हो चुकी होती है। तब तक सुहानी भी घर वापस आ जाती हैं। भाभी, ये क्या हुआ आपको? चलो, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। तब तक सलोनी के भैया आ जाते हैं और ये सब नज़ारा देखकर उन दोनों से पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? सलोनी और चांदनी, क्या हुआ तुम्हें? चांदनी अपनी गलती पर पछताते हुए सलोनी से चिढ़ने और जादुई पेन को चुराने तक की सारी बात बताती है। जादुई पेन? ये कहाँ से आया? कैसे आया? हाँ भैया, ये जादुई पेन है। और वो उन्हें सारी बात बताती हैं और अपनी भाभी को माफ करते हुए कहती हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं भाभी, बस थोड़ा दुख होता था आपके व्यवहार से, पर अब सब ठीक है। सलोनी की भाभी अब सुधर चुकी थी और सलोनी जादुई पेन की मदद से एक बहुत बड़ी लेखिका बन चुकी थी। उस जादुई पेन का जादू था उसकी कभी ना खत्म होने वाली शाही। सेठ करोड़ीमल अपने गांव के सबसे धनी और दानी व्यक्ति थे। वे उनके पास आने वाले हर दीन दुखी की कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देकर मदद किया करते थे। वे बहुत ही दयालु और पूजा पाठी थे। उनका अपनों के नाम पर सिर्फ एक चचेरा भाई ही था। वो बहुत ही क्रूर और कपटी था। वो घर में काम करने वाले सभी सेवकों से बुरा व्यवहार किया करता था। तू 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 तू, कितना नमक है इस खाने में। जाओ, इस खाने को फेंक कर दूसरा खाना बना कर लाओ। जल्दी जाओ, 5 मिनट में बना कर लाओ। माफ करना मालिक, खाना तो मैंने बड़े ही ध्यान से बनाया था। किशोरी लाल सेवकों को आंखें दिखाई रहा था कि तभी सेठ करोड़ीमल आते हैं। क्यों किशोरी लाल, क्यों बेचारे रामू पर चिल्ला रहे हो? भैया, आप क्यों इन सेवकों की इतनी तरफदारी करते हैं? आप ही ने इन सबको सर पर चढ़ा रखा है। किशोरी लाल बहुत ही कामचोर और लालची था। वो सेठ करोड़ीमल से भी बहुत चिढ़ता था, लेकिन जायदाद के लालच के कारण वो सेठ करोड़ीमल के आगे कुछ नहीं बोलता था। एक दिन की बात है, सेठ करोड़ीमल अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे थे। वहीं उनके पास एक टोकरी रखी थी, जिसमें सेठ ने कुछ पैसे और कुछ खाने की सामग्री रखी थी। हे ईश्वर, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, जो मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने गांव वालों के कुछ काम आ सकूं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वे जादुई टोकरी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, राजा का छोकरा, परीलोक की छोकरी, तुझ में जो रखा है उसको 10 गुना कर दे जादुई टोकरी। और देखते ही देखते टोकरी में रखी सामग्री 10 गुना हो जाती है। ये सब होते किशोरी लाल ने देख लिया था और वो करोड़ीमल से पूछता है, भैया, ये क्या? ये जादुई टोकरी है? किशोरी लाल को देखते ही करोड़ीमल चौंक जाते हैं। अरे किशोरी लाल, आज पूजा घर में कैसे हो गया ये चमत्कार? वो भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पूरे घर में आप मुझे कहीं नहीं मिले, तो सेवकों ने बताया कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आ गया। वैसे आपने बताया नहीं कि क्या ये टोकरी जादुई है? हाँ किशोरी लाल, ये टोकरी जादुई है। इसमें रखी चीजें 10 गुना बढ़ जाती हैं। ये हमारे परदादा जी के दादाजी को एक परी ने उनके निश्चित सेवा भाव के कारण उनसे खुश होकर दी थी,
और उनसे हमेशा निष्कपट सेवा भाव रखकर लोगों की सेवा करने का वचन लिया था। और तब से ये टोकरी हमारे पुरखों के आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ है। अब चलो कुछ लोगों में ये खाने का सामान और दक्षिणा बांट आते हैं। ना भैया ना, ये सब काम मुझे शोभा नहीं देते। आप ही करो दान पुण्य, मैं तो चला। किशोरी लाल करोड़ीमल को ये सब बोलकर जब तो चला जाता है, लेकिन उसके मन में लालच कूट कूट के भरा होता है। तो वो उस टोकरी को चुराने की सोचता है। और रात के समय जब सब सो चुके होते हैं तो वो उस टोकरी को चुराकर गांव के बाहर भाग जाता है। वो शहर में बने अपने घर में जाकर छिप जाता है और उस टोकरी से कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। उस टोकरी में वो एक चीज रखता और उसका 10 गुना बनाता। चलो उस करोड़ीमल से तो पीछा छूटा। उसके दान पुण्य और जय जयकार ने तो मेरे कान पका दिए थे। उस बेवकूफ को तो इस जादुई टोकरी का प्रयोग करना ही नहीं आया। आज मुझे देखो, मैं उससे कई गुना ज्यादा अमीर हूं। उधर करोड़ीमल अपनी जादुई टोकरी के गायब होने से बहुत दुखी थे। वे अपनी ही पूंजी से दान पुण्य करते और लोगों की सेवा करते। इससे वे बहुत ही शांति महसूस करते। उन्हें बस इसी बात की चिंता थी कि कोई उस जादुई टोकरी का गलत इस्तेमाल न करे। हे भगवान, मुझे मेरे भाई किशोरी लाल की चिंता हो रही है। महीनों बीत गए, ना कोई खोज ना कोई खबर। कल ही थाने में जाकर पता लगवाता हूँ, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो उसके साथ। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, सब ठीक ही होगा। अगली सुबह अचानक, भैया बचाओ, मुझे बचाओ। करोड़ीमल घबराते हुए देखते हैं कि किशोरी लाल फटे हाल, सिर पर चोट और जादुई टोकरी लिए आता है। क्या हुआ किशोरी लाल, ये क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे हालत हो गई तुम्हारी? किशोरी लाल करोड़ीमल को सारी बात बताता है कि कैसे उसने जादुई टोकरी चुराई और उससे गलत तरीके से धन संपत्ति कमाई। उसने बताया, भैया मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ धोखा किया। भैया 3 दिन पहले जब मैं जादुई टोकरी से पैसा मांग रहा था तो मेरे नौकर ने ऐसा करते मुझे देख लिया था और अगले दिन वो अपने एक साथी को काम कराने के बहाने से घर पर लाया। और जब मैं आराम से बैठा शाम की चाय पी रहा था तो उन दोनों ने मुझे पकड़कर बंदी बना लिया। वे दोनों मुझे बहुत मारते थे और जादुई टोकरी का इस्तेमाल मुझसे कराना चाहते थे, क्योंकि वो उसका प्रयोग खुद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जब वे बाहर गए हुए थे तो मैंने ये टोकरी चुरा ली और चुपचाप घर से भाग आया और आपके पास आ गया। सेठ करोड़ीमल अपने भाई किशोरी लाल को सांत्वना देते हैं और उसे कहते हैं, कोई बात नहीं किशोरी लाल, मुझे इस जादुई टोकरी की इतनी चिंता नहीं थी, बस तुम्हारी चिंता ज्यादा थी। ये टोकरी जादुई है और इसका प्रयोग सिर्फ हमारे परिवार के लोग ही कर सकते हैं। और इस टोकरी की खासियत यह है कि ये किसी भी तरह से अपने असली मालिक के पास ही आ जाती है। तुम्हारा मन साफ है, बस थोड़ी लालच की धूल ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। अच्छा, तो इसीलिए वह इस जादुई टोकरी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। फिर सेठ करोड़ीमल पुलिस को फोन कर उन दोनों नौकरों को पकड़ने के लिए कहते हैं। पुलिस उन दोनों नौकरों को किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब सेठ करोड़ीमल किशोरी लाल को माफ कर देते हैं। किशोरी लाल भी अपने भैया के साथ फिर कभी धोखा ना करने और कभी लालच ना करने और उनकी तरह ही उस जादुई टोकरी के द्वारा